हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस फैक्ट्री में। आज हम करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज में 19 नवंबर तक की करंट अफेयर्स को डेली क्विज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये सीरीज सभी आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाई गई है। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं या आप अपने एग्जाम में करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियोस को लगातार जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, G7 ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फंडिंग प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि G7 ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फंडिंग है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, कौन से देश इसे प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो G7 ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फंडिंग है, ये G7 देशों के द्वारा बनाई गई है। G7 में जो कंट्रीज आते हैं उन्हें देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके और जापान। ये 7 देश हैं जिन्हें G7 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक फंड बनाया गया है जिसे ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल सील्ड फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस। ये बेसिकली जो फंड है दोस्तों, ये जलवायु प्रेरित आपदाओं से निपटने के लिए कम आय वाले देश, इस पर फोकस करेंगे आप, कम आय वाले देश और गरीब देशों की मदद के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली जो कम आय वाले देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी मदद के लिए G7 समूह द्वारा ये फंड बनाया गया है। इसमें 7 देशों को अभी ये लोग फंडिंग प्रदान कर रहे हैं। उन 7 देशों को हम देखेंगे। पाकिस्तान, घाना, बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, फिलीपींस और सेनेगल। इन 7 देशों को सबसे पहले ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फंडिंग दी जा रही है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 14 से 16 नवंबर 2022 के दौरान ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों ग्राम पंचायतों पर, क्योंकि हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का फोकस रहा है। तो ग्राम पंचायतों के सतत विकास का स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये आयोजन किया गया है कोच्चि में और इसका थीम है निर्धनता मुक्त और संवर्धित आजीविका ग्राम पंचायतों पर कार्यान्वयन कार्यनीति का सुदृढ़ बनाना। ये बेसिकली ग्राम पंचायतों को निर्धनता मुक्त और उन्हें आजीविका प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है कोच्चि में। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच फ्यूचर आईसीटी, फ्यूचर मोबाइल प्रौद्योगिकी व डिजिटल शिक्षा में डिजिटल भागीदारी जैसे क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। तो भारत और फिनलैंड के बीच दोस्तों अभी एक समझौता हुआ है जिस पर कि हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये बेसिकली किस चीज में काम करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर के ये समझौता हुआ है। तो ये जो है मोबाइल प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा में भागीदारी के लिए समझौता किया गया है भारत और फिनलैंड के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवंबर 2022 तक विश्व की जो जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8 मिलियन। इसमें अब हम भारत की चर्चा कर लेते हैं। भारत की जो अभी हाल में जनसंख्या है वो है 1.412 बिलियन, 1.4 बिलियन के करीब है भारत की अभी वर्तमान जनसंख्या, जो कि अगले वर्ष 1.426 बिलियन के वर्तमान जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। तो हम जो है अगली साल 2023 में चीन को पीछे करने वाले हैं। तो दोस्तों लगे रहिए इसी तरह, नंबर फर्स्ट आना है अपन को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 2023 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। अभी जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो है 8 मिलियन। इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु जनसंख्या रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या जो है अभी 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। ग्रोथ रेट जो है वो सबसे कम है 1950 के बाद से 2022 में। 2020 में 1% से कम ग्रोथ रेट रही है, 1% से भी कम। भारत में प्रजनन दर जो है प्रति महिला 2.1 अभी भी है, बनी हुई है। मतलब और देशों की अपेक्षा यहाँ पर
बर्थ रेट हाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार जनसांख्यिकी, ये जब आपसे पूछे जाते हैं जाता है जनसंख्या और नगरीकरण के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो भारत में जो प्रति महिला जन्म दर है वो है 2.1। इसी के साथ भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है स्थिर होने के बावजूद अभी भी 0.7 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। हमारी जो जनसंख्या है कितनी बढ़ रही है, 0.7 प्रतिवर्ष के अनुसार। और यूएनएफपीए के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष के बीच है। तो ये जो आबादी है 15 से 64 वर्ग के बीच की आबादी, ये कितना परसेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ये है 68%। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये जो 15 से 60 वर्ष की जनसंख्या है इसे कार्यशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका परसेंटेज कितना है। इसी के साथ अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम। जबकि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी कितनी है, 7%। 65 वर्ष जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनकी आबादी टोटल आबादी का ओनली 7% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर एग्जाम से, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। इसका उद्देश्य भारत में समाचार पत्र और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना तथा इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित रखना है। बेसिकली क्या है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखना है, इस क्षेत्र का इसका मेन मोटो है। और इसके साथ ही 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया गया। तो 16 नवंबर को आप याद रखेंगे, दो दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू साइट्स का मेजबान देश कौन है। तो ये जो साइट्स का सम्मेलन है इसके बारे में पूछ रहा है कि साइट्स का जो इस बार सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मध्य अमेरिकी देश पनामा में हुआ है साइट्स का जो सम्मेलन है। साइट्स बेसिकली किस चीज के लिए काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। साइट्स जो है कुछ जंगली जानवर और पौधों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही को विनियमित करने वाला एक समझौता है। इसके तहत जंगली जानवरों से बने हुए जो उत्पाद हैं, जो संरक्षित जानवर हैं, जिसे रेड डेटा बुक या IUCN की जो सूचियों में शामिल किया गया है, उनके व्यापार को ये प्रतिबंध लगाता है। जैसे हाथी दांत के बने हुए आभूषण हैं या जो मतलब इंडेंजर्ड प्रजातियों के पौधे हैं उनके व्यापार पर रोक लगाता है साइट्स। तो इसका जो सम्मेलन है वो पनामा में हुआ है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम, आर्टिमस मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है दोस्तों, आर्टिमस। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। आर्टिमस किस देश द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम है। ये मून रॉकेट है, इसका नाम दिया गया है आर्टिमस और ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ये अभी तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। 100 मीटर लंबे आर्टिमस वाहन का उद्देश्य चंद्रमा की दिशा में एक अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल भेजना है। ये फिलहाल जो है आर्टिमस 1 मिशन है, ये एक मानव रहित मिशन है। इसमें एक अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल भेजा जा रहा है जिसके तहत ये आर्टिमस 1 जो रॉकेट है इसे लॉन्च किया गया है। आर्टिमस मिशन को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है दोस्तों, ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मोटो क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 2025 तक मानव को चंद्रमा पर भेजकर वापस लाना। ये इसका मोटो है, लक्ष्य 2025 तक मानव को चंद्रमा पर भेजकर वापस लाना। इसी कदम में ये पहला कदम है आर्टिमस 1। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने COP27 के दौरान किस देश के साथ लीड IT समिट की मेजबानी की है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि COP27 सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। COP27 जो सम्मेलन है दोस्तों वो मिस्र में हो रहा है। मिस्र में आयोजित किया जा रहा है फिलहाल। और इसी सम्मेलन में भारत ने स्वीडन के साथ जो है COP27 के दौरान भारत और स्वीडन ने लीड IT समिट की मेजबानी की है। तो आपको पता चल गया होगा भारत के साथ जो मेजबानी किसने की है, स्वीडन ने। और ये जो लीड IT समिट है ये कब बनाया है हमने,
सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2019 में, और ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा समर्थित है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू कर दिया है? तो ये पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। ये स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस या स्टेट की वैकेंसीज होती हैं उनमें पूछा जा सकता है। एमपी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। इसका उपयोग जो है जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाना, इसका मोटो क्या है? जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी में जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। तो इसे याद रखेंगे, जो जनजातीय लोग हैं उनको शोषण से बचाना, ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी में उनका हस्तक्षेप बढ़ाना, मतलब सक्रिय भागीदारी ताकि जनजातीय लोग कर सकें। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज है डेली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके लिए चलाई जा रही है। आप अपनी करंट की तैयारी को यहाँ से एक नया आयाम दे सकते हैं और करंट अफेयर्स की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप अपने आगे आने वाले एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।